अब ये बिजनेस रिसर्च की डेफिनेशन है। रिसर्च की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, सिस्टमेटिक वगैरह क्या होता है और इन्वेस्टिगेशन वगैरह क्या होता है। आपको इस रिसर्च के अंदर क्या डिफरेंस दिख रहा है? अगर आप नोट करें तो इसके अंदर एक चीज का डिफरेंस दिख रहा होगा, वो क्या है? सर इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और बस प्रॉब्लम्स की ये बात कर ये रहा है। एक लाइन, नहीं नहीं, बस ये एक लाइन क्या लिखी हुई है? इनकाउंटर्ड इन द वर्क सेटिंग। जी। अब इस एक लाइन ने बहुत गड़बड़ की हुई है। अब नॉर्मली होता क्या है, मार्केटिंग रिसर्च का अलग से कोर्स बनाया हुआ है, फाइनेंशियल रिसर्च का अलग से बनाया हुआ है, बिजनेस रिसर्च का अलग से कोर्स बनाया हुआ है, एजुकेशनल रिसर्च अलग, सोशल साइंस अलग, बाकी सब कुछ सेम रहता है। इस एक लाइन में फर्क आ जाता है। ये लाइन क्या कह रही है? बेसिकली सर सब इसे कुछ वही है स्पेशली जो हमने रिसर्च में पढ़ा, सब कुछ वही है, वही प्रॉब्लम, वही सिस्टमेटिक, सब कुछ वही है। तो वही प्रॉब्लम आपको वर्क सेटिंग में अगर इनकाउंटर हो जाए, पेश आ जाए, तो आप उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस रिसर्च। वही प्रॉब्लम आपको मार्केटिंग के अंदर आ जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? मार्केटिंग रिसर्च। वही पूरा केस आपको एडवर्टाइजिंग में आ गया तो फिर एडवर्टाइजमेंट रिसर्च। एडवर्टाइजिंग रिसर्च कह देते हैं। अच्छा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस बात का ख्याल नहीं रखती और वो कहते हैं कि ये सारे कोर्सेज ऑफर कर देते हैं, जिसका लॉस क्या होगा? सब डिफरेंशिएशन करना मुश्किल हो जाता है, हाँ, खिचड़ी बन उसका जाती है उसका ज्यादा। लॉस नहीं, इसका लॉस ये रिपीटिशन बहुत है। एक ही टॉपिक आप डिफरेंट कोर्स में पढ़ रहे होते हैं, बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो कोई नई चीज नहीं हो पा रही होती। तो ये बात मैंने इसलिए यहाँ पे क्लियर कर दी ताकि आप जब इलेक्टिव्स लेने जा रहे हो तो आपको पता हो कि, या इलेक्टिव लेने से पहले आप उस कोर्स की कोर्स आउटलाइन एक दफा चेक कर लें कि कहीं इस नए कोर्स में हम वही सारी पुरानी चीजें तो नहीं पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? फर्क बस इतना हो जाता है, उसके अंदर एग्जाम्पल्स वो उसकी शुरू कर देते हैं। मार्केटिंग रिसर्च में तमाम एग्जाम्पल मार्केटिंग की हो जाएगी, एडवर्टाइजिंग में सारी एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग की हो जाएगी। टॉपिक सब सेम चल रहा होगा। ये बात समझ में आती है आपको? बिल्कुल सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछे, वरना फिर मैं आगे बढ़ूँ। नहीं, नो सर, ये क्लियर है। देखिए, बाकी सब कुछ वही चीज है, सारी डिटेल्स वही है। नीचे पे मैंने बहुत सारी बिजनेस रिसर्च की एग्जांपल्स दे दी हैं। अच्छा, आपने एक चीज नोट की होगी, जो भी मैंने चीज दी होती है वो बुक का नाम और पेज नंबर लिखा होता है, क्या वजह है? सर ताकि हम रेफरेंस ले सके उसका ना। ताकि आप इसकी डिटेल्स में जाना चाहें तो आपको पता हो बुक के किस पेज पे है। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट टू रिमेम्बर मैंने क्या पॉइंट लिखा हुआ है? As within an organization, a business researcher may be referred to as a marketing researcher, an organization researcher, a director of financial and economic ये बात research, समझ रहे हैं? or one of सेम। the main. कोई मार्केटिंग रिसर्चर के नाम से रखेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन रिसर्चर के नाम से रखेगा। बात समझ रहे हैं? कोई डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, सेम चीज हो रही होती है, बिल्कुल सेम हो रही होती है। ठीक है। बस फील्ड चेंज करने से नाम चेंज कर देते हैं। तो बिल्कुल सर। बेसिकली जिसका रिसर्च का एरिया स्ट्रांग है वो थोड़ी बहुत मार्केटिंग सीख ले तो वो मार्केटिंग रिसर्च के डिपार्टमेंट में जॉब कर सकता है। थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स सीख ले तो इकोनॉमिक्स रिसर्च में काम कर सकता है। बात समझ रहे हैं? ऐसा ही सर, बिल्कुल। तो बस ये कंसेप्ट है, और ये तमाम इसकी एग्जांपल्स मैंने शेयर की हुई थी। तो बाकी जितना डिटेल में हमने रिसर्च कवर कर लिया है, तो बस वही सारी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी दोबारा से। ठीक है। ठीक हो गया सर। चलें, एक सेकेंड। माइक पे है कौन? सर हमजा। ये हमजा साहब। हेडिंग एक दफा रीड करें कि आपको रिसर्च करनी कब चाहिए। जब नॉर्मली लोग रिसर्च के बेनिफिट्स पढ़ते हैं शुरू में, तो उन्हें लगता है दुनिया में जब भी हमने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है ना, तो हमें रिसर्च कंडक्ट करने की जरूरत है। लेकिन वो एक गलती कर देते हैं। रिसर्च करने के लिए कुछ चीजें पहले आपको देखनी पड़ेगी। ये चार्ट आपको समझ में आ रहा है जो मैंने बनाया हुआ है? यस सर। किसी भी लेवल पे नो हो जाएगा तो आप रिसर्च कंडक्ट नहीं करेंगे। पहला लेवल यस क्या है? सर। टाइम कंस्ट्रेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, नेचर ऑफ डिसीजन, बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट। ठीक है। अब देखें ये सब यस सर। जगह यस 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 होता जा रहा है। तो ये चार यस आपको मिलेंगे तो आप रिसर्च कंडक्ट करेंगे। बीच में किसी भी लेवल पे नो हो गया तो रिसर्च कंडक्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। पहली हेडिंग का नाम क्या है? सर टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये सर है कि टाइम लिमिट। डिसीजन लेने में, हाँ, डिसीजन लेने में अभी इतना टाइम बाकी है कि उससे पहले रिसर्च की जा सके। समझ रहे यस हैं? सर। अगर रिसर्च में इतना जी। टाइम लग जाएगा कि इसके बीच में डिसीजन लेने का टाइम आ जाए तो आप रिसर्च कंडक्ट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने 3 दिन बाद एक डिसीजन लेना है। ठीक है। यस सर। आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है, आपने डिसाइड करना है कि मुझे प्रोजेक्ट करना है, मुझे प्रोजेक्ट नहीं करना। 3 दिन के बाद आपने फाइनल करना है। अब आप कहते हैं पहले हम रिसर्च करेंगे फिर डिसाइड करेंगे, और रिसर्च के रिजल्ट 6 या 7 दिन के बाद आएंगे। तो ये कोई सेंस वाली बात हुई?
नो, डिसीजन तो आपने 3 दिन के बाद करना है, रिसर्च की फाइंडिंग आपके पास 6 या 7 दिन के बाद आएगी, तो आप फिर रिसर्च करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे इसे, नहीं क्विक करेंगे, डिसीजन लेना होगा कोई इसमें। डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये आपको रिसर्च के बिना, इसके अलावा जो हमें ऑल्टरनेटिव रिसर्च पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिव रिसर्च में 4 से 5 ऑप्शन है। तो एक हेडिंग हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव रिसर्च के, अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, समझ रहे हैं? तो इससे अगला टॉपिक यस है सर। कि ऑल्टरनेटिव रिसर्च क्या होते हैं। जाहिर बात है डिसीजन तुमने लेना है, तो अगर हम रिसर्च के बिना डिसीजन लेंगे तो क्या हम एक्सपीरियंस की बेस पर डिसीजन लेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, क्या करेंगे? तो फिलहाल तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम ये डिस्कस करेंगे कि रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो ओके। टाइम कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया यस सर। कि आपने जो डिसीजन लेना है उसका टाइम कम रहेगा और रिसर्च के रिजल्ट आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछे, वरना फिर मैं अगली हेडिंग पे आऊँ। सही है, दूसरी हेडिंग क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जाहिर बात है जब आप रिसर्च कंडक्ट करेंगे कोई ना कोई डिसीजन आपको लेना है, तो किसी न किसी डेटा की बेस पे आप डिसीजन लेंगे। तो क्या वो डिसीजन, वो अगर डेटा हमारे अवेलेबल पास है? रिसोर्सेज नहीं है तो। हाँ, रिसोर्सेज है, फिजिबल है वो डेटा कलेक्ट करना। हो सकता है उस यस। रिसर्च के कंक्लूजन बनाने के लिए, रिजल्ट बनाने के लिए जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा आपको कलेक्ट ही नहीं कर सकते, वो फिजिबल ही नहीं आप वो डेटा हासिल कर सकें। ये बात समझ रहे हैं? तो यस सर। सिर्फ टाइम का होना जरूरी नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है? सो अवेलेबिलिटी ऑफ इसके डेटा। नेक्स्ट वाला। नहीं, यस सर। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा को डिस्कस करें। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, हमारे यहाँ बहुत कम डेटाबेस बने होते हैं। अगर आप यूके की यस। यूनिवर्सिटी से कर रहे होते हैं तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल बहुत सारे डेटाबेस पड़े होते हैं, एक क्लिक के ऊपर मुझे बहुत सारा डेटा मिल जाता है, समझ रहे हैं? बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट अपलोडेड होती हैं। अगर मुझे ये देखना है पिछले 1 साल में कितना क्राइम हुआ है, मुझे देखना है 1 साल में कितने रॉबरी के केसेस हुए, कितने मर्डर के केसेस हुए हैं, तो 2 मिनट के अंदर मुझे तमाम रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे हो सकता है मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़े मालूम करने के लिए टोटल केसेस कितने हुए। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा का बड़ा मसला होता है। आपके पास जर्नल्स अवेलेबल नहीं है, डेटाबेस अवेलेबल नहीं है, रेलिवेंट बुक्स अवेलेबल नहीं है, मैगजीन्स अवेलेबल नहीं है, जो आर्टिकल चाहिए वो सारे पेड है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं कि आपका डेटा की अवेलेबिलिटी का इशू होता है। तो जाहिर बात है जब आप रिसर्च करेंगे, आपने किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है, तो आपको कुछ ना कुछ डेटा चाहिए। तो जो वो डेटा आपको चाहिए, जो डेटा रिक्वायर्ड है, वही अवेलेबल नहीं है। तो अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो जाहिर बात है बिना डेटा की बेस के ऊपर आप फैसला करेंगे, वो तो फिर सही नहीं है। तो रिसर्च करने के लिए दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे मूव करें। नो। यस सर। थर्ड हेडिंग क्या है? नेचर ऑफ डिसीजन। बस ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अगर वो डिसीजन ऑपरेशनल लेवल का है तो फिर आप रिसर्च नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है तो डेली बेस की एक्टिविटीज होती है, उसकी बेस पे नहीं होती है। रिसर्च करने के लिए जरूरी होता है किस लेवल के डिसीजन हो, स्ट्रेटेजिक लेवल के हो, टैक्टिकल लेवल के हो। अब ये होता Yes, है sir. कि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि स्ट्रेटेजिक लेवल में 1 3 5 साल से रिलेटेड डिसीजन होते हैं। टैक्टिकल लेवल मतलब वो जो 6 महीने से 1 साल तक होते हैं। ऑपरेशन लेवल वो जो डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं। तो रिसर्च कब कंडक्ट की Okay. जाती है, पहले हम देखेंगे कि डिसीजन है किसकी नेचर क्या है। हमने 3 नेचर्स पढ़ी थी, Strategic, कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? so strategic, tactical और operational. ठीक है, उन तीनों का डिफरेंस हम पढ़ चुके, तो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। रिसर्च Yes, कंडक्ट sir. करने के लिए किस लेवल के डिसीजन होने चाहिए? So strategic और tactical. यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. चौथी हेडिंग क्या है? So benefit versus cost. बेनिफिट वर्सेस, क्या मतलब है इस बात का? रिसर्च की कॉस्ट क्या है, उस रिसर्च को कंडक्ट करने से मुझे बेनिफिट कितना होगा। इसकी एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बैंक पे चोरी हो रही है, ठीक है, एम्प्लॉय कुछ Yes. पैसे चोरी करते हैं और हर साल 6 लाख की या 8 लाख की चोरी हो जाती है। कई साल से ट्रेंड चल रहा है, हर साल 6 8 लाख रुपए की चोरी होती है। अब उनके पास प्रपोजल आता है कि आप रिसर्च कंडक्ट करें, एक सिस्टम बनाए जिससे आपकी चोरी रुक जाएगी, ठीक है, और उसकी कॉस्ट है Yes. 10 लाख रुपए। क्या ख्याल है, मैनेजर करेगा नहीं करेगा? सर करना तो पड़ेगा वैसे। नहीं, वो कहेगा चोरी होने कॉस्ट दो। मीट नहीं हो रही। वो सर कहेगा, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होगा तो नहीं करेगा। नहीं समझ नहीं रहे, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट है। चोरी 6 लाख की हो रही है, कॉस्ट उसकी 10 लाख की लग रही है, वो कहेगा तो फायदा से वही कह चोरी। रहा हूँ ना, हाँ, वो कहेगा कोई 4 लाख रुपए बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं हो लग रहे रहा हैं। जी जी। तो वो कब ऑर्डर इसलिए नहीं हो करेगा? रहा। जब चोरी 10 लाख से बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ यस रही है? सर।
वो कहता है जब तक 10 लाख की नहीं होती होने दो, जब 10 लाख से बढ़ जाएगी तो देखेंगे कुछ करना नहीं करना। तो Yes, आपकी रिसर्च की कॉस्ट ज्यादा है, इतना आपको बेनिफिट नहीं है जितनी आपकी कॉस्ट लग रही है। ये बात समझ में आ गई? yes, sir. तो ये चारों चीजें होगी तो फिर हम जाएंगे रिसर्च की साइड पे, अदरवाइज हम कहेंगे हमने बिजनेस रिसर्च कंडक्ट नहीं करनी। क्लियर हो गया? Yes, क्लियर? sir. Clear. कोई क्वेश्चन है पूछें? No. क्लास चैट में कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि हम देखना चाहते हैं कंपनी की किस एरिया में सुपीरियरिटी हासिल करना चाह रहे हैं। हर कंपनी के अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब हम ये पांचों पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली हेडिंग का नाम क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड रिसर्च। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड में क्या होगा? प्रोडक्ट ओरिएंटेड में जो डिसीजन होता है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? प्रोडक्ट स्पेसिफिक होगा कंपनी तो का। हाँ, प्रोडक्ट की सिक्योरिटी हासिल करने से उसका ताल्लुक होगा। बात समझ रहे हैं? तो बेसिकली इससे अच्छा, जब आपकी सिक्योरिटी चेंज हो जाएगी ना तो आपका डेटा कलेक्शन में जो आपकी पॉपुलेशन है जिनसे आपने डेटा कलेक्ट करना वो चेंज हो जाएंगे। अब मेरा सारा फोकस इस बात पे है कि मैं किस तरह प्रोडक्ट में सिक्योरिटी हासिल करूं। तो मैं कंज्यूमर या कस्टमर के पास नहीं जाऊंगा, मैं टेक्नीशियंस के पास जाऊंगा। जो इस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं मैं उनके पास जाऊंगा। जैसे टेस्ला वाला इलेक्ट्रिक कार पे काम करना चाह रहा है, तो सारी रिसर्च क्या ख्याल है आपका? कंज्यूमर परसेप्शन पे कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे, टेक्नीशियंस पे कर रहा है, किस पे कर रहा है? दे आंसर। हेलो जी सर, सॉरी सर। जी जी, तो टेस्ला वाले को जानते हैं ना आप, एलन मस्क। अब वो अगर वो काम करना चाह रहा है इलेक्ट्रिक कार के ऊपर तो वो पूरी रिसर्च किस पे कर रहा है? वो कंज्यूमर्स के पास नहीं जाता, उनसे नहीं पूछा आपकी परसेप्शन क्या है, ब्रांड इमेज क्या है, ये क्या है। तो इसका सारा फोकस किस पे होता है? प्रोडक्ट के ऊपर होता है। प्रोडक्ट पे सिक्योरिटी हासिल करना चाह रहा है। बिल्कुल। तो बेसिकली उनका जो सारा डेटा कलेक्शन होता है वो टेक्नीशियन से, एक्सपर्ट से, फील्ड एक्सपर्ट लोगों से होता है। यहाँ तक बात समझ में आती है? बिल्कुल। दूसरी हेडिंग का नाम क्या है? उसी डोमेन के जो लोगों से बेसिकली उनका जितना भी रिसर्च का बजट है 8 करोड़ 10 करोड़ में मेजोरिटी वो प्रोडक्ट की सिक्योरिटी हासिल करने के लिए खर्च करते हैं कि किस तरह अपने प्रोडक्ट को बेहतर कर सके। उनका सारा फोकस रिसर्च का इस बात के ऊपर। अब देखिए सर फर्क क्या पड़ता है। अब प्रोडक्ट ओरिएंटेड फर्म में क्या होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन हासिल करेगा ना उसके लिए टेक्नीशियंस के कमेंट बड़े मैटर कर रहे हैं, कस्टमर के कमेंट इतने मैटर नहीं कर रहे। बात समझ रहे हैं? तो उसका डेटा कलेक्शन के लोग ही चेंज हो जाएंगे। अगली हेडिंग क्या है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड रिसर्च। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है इसमें कंपनी का जो फोकस होता है ना वो प्रोडक्शन प्रोसेस पे होता है, उसकी एफिशिएंसी पे होता है, इफेक्टिवनेस हासिल करने पे होता है। इसमें जो वो ज्यादातर इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा होता है अपने वर्कर से करता है, अपने इंजीनियर से करता है, अपने अकाउंटेंट से करता है। क्यों? उसका पर्पज होता है कॉस्ट को किस तरह कम किया जाए, किस तरह मोस्ट इफेक्टिव चीजें बना सकते हैं कम से कम कॉस्ट पे। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये नॉर्मली वहां पे होता है जहां पे बहुत बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स रोज की बन रही हो। चाइना की बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, चाइनीज कंपनी, क्योंकि अगर रोज की 1 करोड़ प्रोडक्ट बन रही है, एक पैसा भी एक प्रोडक्ट पे बच रहा है तो कहीं लाखों का फायदा हो रहा है। तो इनका सारा फोकस किसके ऊपर होता है? एफिशिएंसी पर। हाँ, प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, तीसरा क्या है? सर इसके अंदर कैपेसिटी इंक्रीज करना भी आ सकता है। सारी चीजें आ सकती है, कॉस्ट कम करना आ सकता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आ सकता है। 24 घंटे। अब सर ये क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे मेरी एक फैक्ट्री है उसमें 12 घंटे मशीन रन होती है, फिर उसको रेस्ट की जरूरत है। तो ये चाहेंगे ऐसी मशीन है जो 24 घंटे चल सकती है, जिसको हम बिना रेस्ट के काम करवा सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक हो गया सर। ठीक है सर, थर्ड हेडिंग है मार्केटिंग ओरिएंटेड रिसर्च। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों ने सिर्फ इसी को इस तरह समझा हुआ है। इसमें ना फर्म का सारा फोकस कस्टमर पे होता है रेदर देन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, इसमें वो देखता है कंज्यूमर की डिजायर्स क्या है, कंज्यूमर की बिलीफ क्या है, कंज्यूमर एटीट्यूड क्या है, सारा काम उसके ऊपर होता है। तो टेक्निकली जो मार्केटिंग रिसर्च का पूरा कोर्स है वो इसी पे बना होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अगली हेडिंग का नाम क्या है? इवैल्यूएशन रिसर्च। अच्छा, ये रिसर्च की जाती है ताकि आप मेजर कर सकें किसी प्रोजेक्ट या किसी एक्टिविटी को कि उसके ऑब्जेक्टिव पूरे हुए या नहीं हुए। जैसे गवर्नमेंट लेवल पे ये रिसर्चेस की जाती है, जैसे कोई प्रोजेक्ट, माने कोई प्रोजेक्ट बना, कोई डैम बना, कोई मोटरवे बनी, तो आपसे कहा जाता है हमारा ये ऑब्जेक्टिव था, इतने हमने यूनिट लाइट प्रोड्यूस करनी थी, तो आप हमें रिसर्च कंडक्ट करके दें
कि क्या ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। ये जरूरी प्रोजेक्ट हो, किसी एक्टिविटी का भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने किसी से मार्केटिंग कैंपेन करवाई, उसको 10 लाख या 20 लाख रुपए दिए। अब मुझे कोई बंदा ये कह सकता है आप मुझे रिसर्च कंडक्ट करके दें, क्या ये मार्केटिंग कैंपेन इफेक्टिव थी, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हुए, क्या हमने ठीक से पैसा इन्वेस्ट किया, क्या जिस बंदे ने पैसा आगे दिया है उसने अपने फ्रेंड्स को तो पैसा नहीं दिया। बात समझ रहे हैं? ऐसा ना हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ ना हो, हमारी रिसर्च से हमें वो चीजें मिली ना हो जो हमें रिक्वायर्ड हो। तो इसमें बेसिकली इवैल्यूएशन करवाई जाती है किसी भी एक्टिविटी की, किसी भी प्रोजेक्ट की। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है। अच्छा, पांचवी का नाम क्या है? परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिसर्च। अच्छा, ये भी एक स्पेसिफिक टाइप है किसकी? इवैल्यूएशन रिसर्च की। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है, ये बेसिकली डेली बेसिस पे चल रहा है। मिसाल के तौर पे आप लोग रेस्टोरेंट जाएं तो जो भी बंदा जाता है उससे फिल करवाते हैं फॉर्म, कैसा था खाना, एम्बियंस कैसा फीडबैक था। वगैरह लेते हैं, बिल्कुल। बात समझ रहे हैं? ये प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड नहीं है। कुछ ऐसा चीजें जो डेली बेसिस पे आप करवा रहे होते हैं। बात समझ रहे हैं आप? तभी इसका नाम मॉनिटर डाला हुआ है। ठीक है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिसर्च के डेली बेस पे उनकी परफॉर्मेंस मेजर की जा रही होती है। इम्तियाज में अक्सर हो रहा होता है, कंप्लेन सेंटर बना होता है, रोज की एक्टिविटीज मेजर की जा रही होती है। तो बेसिकली एक सब टाइप है किस चीज की? इवैल्यूएशन रिसर्च की। इस तरह कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहें तो आप बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 30, 35, 40 में कर सकते हैं। पर नॉर्मली बुक्स ने मेजर ये 5 दी हुई है, तो इसलिए हमने इसी मेजर 5 के अंदर सबको डिवाइड किया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है इंटरनल रिसर्च वर्सेस एक्सटर्नल रिसर्च। तो जी मारिया, आपको क्या लगता है इंटरनल रिसर्च से क्या मतलब है, एक्सटर्नल रिसर्च से क्या मतलब है? सर, एक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमारी रिसर्च और एक आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। इंटरनल रिसर्च एक्सटर्नल रिसर्च का मतलब है कंपनी खुद से रिसर्च करेगी या रिसर्च आउटसोर्स करेगी। ये जो अपने मैनेजमेंट में इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ा हुआ है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स वगैरह, ये वो वाला नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ओके सर। जैसे मिसाल के तौर पे आप केएफसी पे जॉब करते हैं, तो केएफसी में कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है तो खुद से अपनी एक टीम बनाते हो, कहीं रिसर्च करो। तो ये भी तो हो सकता है किसी को आउटसोर्स करें। माने यूनिवर्सिटी ने खुद ही एक रिसर्च की अपनी खातिर, और या फिर यूनिवर्सिटी रिसर्च आउटसोर्स भी तो कर सकती है ना, दोनों काम हो सकते हैं ना। जी सर। तो यहाँ पे इंटरनल रिसर्च और एक्सटर्नल रिसर्च का ये मतलब है। क्लियर है? फार्मास्यूटिकल में एक जी काम सर। बहुत होता है। फार्मास्यूटिकल वाले काफी सारा काम इंटरनल रिसर्च में करते हैं, पर कभी कभी उन्हें एक्सटर्नल करनी पड़ जाती है। अब सवाल ये उठता है एक्सटर्नल क्यों करनी पड़ जाती है? जब इंटरनल एक टीम अवेलेबल है तो एक्सटर्नल पर जाने की जरूरत क्या है? तो इसका मतलब हमें समझने की जरूरत है कि इंटरनल कब अच्छी होती है, एक्सटर्नल कब अच्छी होती है। ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर। तो इंटरनल एक्सटर्नल से पहले मैंने एक हेडिंग डाली, पॉइंट टू मेंबर का मतलब क्या है इस बात का? हम एक पढ़ेंगे। एक क्यों पढ़ेंगे? बेसिकली इंटरनल रिसर्च के जो एडवांटेजेस होंगे वो एक्सटर्नल रिसर्च के डिसएडवांटेज होंगे। समझ गए? और जो इंटरनल रिसर्च के डिसएडवांटेज होंगे वो एक्सटर्नल के एडवांटेज होंगे। तो अगर मैं दोनों को मेंशन कर देता तो रिपीटिशन होती। ठीक है सर। ये बात समझ में आ रही है कि जी जो सर। चीज हमने इंटरनल रिसर्च के एडवांटेज में पढ़नी है वही चीज हम एक्सटर्नल के डिसएडवांटेज में पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही मेंशन कर दिया, इंटरनल रिसर्च के बेनिफिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो वो दूसरे का इंटरनल रिसर्च का जो बेनिफिट एडवांटेज है वो एक्सटर्नल का डिसएडवांटेज बन जाएगा। ये बात समझ में आती है आपको? समझ आ गई। तो स्टार्ट, ये इंटरनल एक्सटर्नल की बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, आगे स्टार्ट करें? जी सर। जी। अब इंटरनल रिसर्च का, अच्छा इसमें कॉमन सेंस भी यूज की जा सकती है, कई सारे पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं। मैंने जस्ट 3-4 पॉइंट ऐड किए, बाकी आप लोग भी कोई पॉइंट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखें, एक होता है रिसर्च कंडक्ट करना, आप उसकी फाइंडिंग बता दें कि ये रिसर्च है, इसकी फाइंडिंग ये आप लोग ये कर लें, डन। तो इंटरनल रिसर्च का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि फाइंडिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन करने में भी आसानी होगी। ये लॉजिक समझ में आती है आपको? जी सर, समझ आती है। समझाएं? मतलब सर कैसे समझाओ? तो जो चीज आप समझा नहीं सकते मतलब आपको समझ में भी नहीं आई। सर आप रिपीट कर दें जब फिर। आप इंटरनल रिसर्च कंडक्ट करते हो तो आपको जो है अंदर के ड्रॉबैक्स पता चलते हैं, अपनी वीकनेसेस वो पता चलती हैं, अलग जिसको पॉइंट आप है, जो जो बाद पॉइंट मैंने अभी क्लियर किया उसको क्लियर करें, वो अलग, वो आगे आने वाले हैं।
मैंने आपसे कहा इंटरनल सर क्योंकि रिसर्च ही एम्प्लॉयज कर रहे होते हैं तो उनको पता है कि वो क्या चीज इजीली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली जो होता है कि जब कोई एक्सटर्नल रिसर्च करता है ना तो वो कहता है ये काम आप लोग कर लो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इंटरनल रिसर्च वाले जब कहते हैं ये काम करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हो कि फाइन आप इसे इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाएं। दोनों बातों में फर्क बताता हूँ। इंटरनल वाला जब रिसर्च की फाइंडिंग देता है तो उसको पता है ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा सकती भी हैं या नहीं की जा सकती। एक्सटर्नल वाला ना इन चीज़ों में थोड़ी गलती कर देता है। ये बात समझ में आ रही है? वो जब फाइंडिंग दे रहा होता है तो उसके माइंड से ये चीज़ निकल जाती है कंपनी ये इम्प्लीमेंट कर भी पाएगी नहीं कर पाएगी। तो इंटरनल वाला जब रिसर्च करता है तो थोड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता है क्योंकि उसको पता है कल को मुझे इसे इम्प्लीमेंट भी करना है। ये लॉजिक समझ में आ रही है? लेकिन सर जो एक्सटर्नल जिनसे हम आउटसोर्स करवाते हैं वो भी तो इस चीज में बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन वो थोड़ी बाईस में मैं आपको इसकी एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। माने कि IUBM वालों ने रिसर्च की, इंटरनल रिसर्च की और एक एक्सटर्नल रिसर्च की। एक्सटर्नल वाला क्या कहेगा कि हर फैकल्टी मेंबर 4 कोर्स पर आए, हर फैकल्टी मेंबर टाइम पे आएगा, अगर कोई फैकल्टी मेंबर लेट आ गया तो आप उसके सैलरी डिडक्ट करें, ये करें वो करें। इस तरह की एक लंबी चौड़ी पॉलिसी बना दी। इमेजिन करें यही रिसर्च HOD ने की होती, यही रिसर्च डीन ने की होती या किसी टीचर ने की होती तो डीन उसे क्या कहता क्योंकि फाइन आपकी फाइंडिंग हमें अच्छी लगी आप इसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं। अब वो कहता है कि सर आप एक सिस्टम लेके आए थंब एक्सप्रेशन का। अभी जो अटेंडेंस है साइन वाला ये बड़ा प्रॉब्लम वाला काम है। एक टीचर ने 9 बजे आना है वो 12 बजे आता है, 12 बजे आके साइन कर देता है तो हम कंफर्म थोड़ी ना कर पाते कि उसने साइन कब किया है। या तो आप कैमरा लगा दें कि हम चेक कर सकें कि कितने बजे साइन कर रहे हैं, या दूसरा काम ही आप थंब एक्सप्रेशन कर दें। जैसे कोई बंदा आएगा थंब एक्सप्रेशन लगाएगा उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कौन कब आया है। कैमरे वाले काम में प्रॉब्लम ये है रोज कौन चेक करेगा। थंब एक्सप्रेशन का बेनिफिट ये है जब सेमेस्टर एंड होगा तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी कौन कितनी दफा लेट है। ये लॉजिक समझ रहे हैं? तो जो जो सोल्यूशन दिए जा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी उसको समझ में। उन्हें पता है कि हमारी कंपनी की फंडिंग कितनी होती है, कितने पैसे देते हैं, क्या प्रैक्टिकल है क्या प्रैक्टिकल नहीं है। ये लॉजिक समझ में आती है? लेकिन सर जब मुझे सिर्फ ये बात नहीं समझ आ रही कि जब हम आउटसोर्स करवाते हैं तब भी तो हम अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उनको बताते हैं। और सर मेरे ख्याल से आउटसोर्सिंग वाला ज्यादा न्यूट्रल नहीं होगा अगर आप इंटरनल करेंगे वो तो हम इंटरनल के डिसएडवांटेज में डालेंगे और एक्सटर्नल के एडवांटेज में डालेंगे कि जब इंटरनल वाला रिसर्च करता है तो सब्जेक्टिविटी होती है, पर्सनल लाइकनेस डिसलाइकनेस आ जाता है, वो न्यूट्रल नहीं हो पाता। कुछ लोगों को वो पसंद करता है जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट नहीं देगा, जो उसके दोस्त है उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं देगा। समझ रहे हैं? ये उसका अगला है। इसमें बस जी सिंपल सर ये आ ओके। जाता है कि जब एक्सटर्नल वालों को हम कहते हैं ना ये चीज़ें इंप्लीमेंट करें, देखें क्योंकि मैं खुद क्योंकि रिसर्च फर्म्स के लिए काम करता हूँ तो इसके लिए वो अलग से चार्ज करते हैं। वो कहते हो कि फाइन हमारा काम था रिसर्च कंडक्ट करने का, अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है वो एक नई प्रोडक्ट है उसके लिए हम अलग से चार्ज करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इंटरनल जी वाले सर क्योंकि एक्सटर्नल वाला सर रिसर्च इसमें कंडक्ट करने के अलग पैसे चार्ज करेगा, इम्प्लीमेंटेशन के अलग चार्ज करेगा। लॉजिक क्लियर होती है आपको? ठीक है सर। सर मैं कह रहा हूँ हमने तकरीबन यही बात बोली थी कि क्योंकि सर इम्प्लीमेंटेशन विदाउट फाइंडिंग कैसे होगी। नहीं फाइंडिंग तो दोनों दे रहे हैं, इंटरनल वाला भी फाइंडिंग दे रहा है एक्सटर्नल वाला भी फाइंडिंग दे रहा है। फाइंडिंग कैसे क्या ताल्लुक है? फाइंडिंग तो दोनों ने दी है, ठीक है। ठीक है इससे सर। अगले पॉइंट पे आते हैं। इंटरनल वाला टाइम कम लेगा, उसकी वजह क्या है? उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पहले से पता है, उसको पता है कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। ये बात समझ में आती है? अब जी जैसे सर समझ एक्सटर्नल आ वाले गई। जब कोई रिसर्च कंडक्ट करनी वो HOD के पास गया तो HOD ने कहा ये डेटा मेरे पास नहीं होता, ये डेटा रजिस्ट्रार के पास होता है। वो नेक्स्ट टाइम रजिस्ट्रार के पास गया तो रजिस्ट्रार ने कहा ये डेटा डीन के पास होता है, मेरे पास नहीं होता। डीन कहेगा ये डेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास होता है, आपको फला इंफॉर्मेशन लेनी है लाइब्रेरी के पास जाओ। समझ रहे हैं? क्योंकि उसको स्ट्रक्चर का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कौन सी इंफॉर्मेशन किससे मिलनी है, तो चांसेस है कि टाइम ज्यादा हो। तो इंटरनल का एडवांटेज क्या हो जाएगा, बेनिफिट क्या हो जाएगा कि टाइम कम टाइम लेंगे। ये बात समझ रहे हैं? सर जल्दी कंडीशन हो जाएंगे उन हाँ टर्म्स पे। उनको ऑलरेडी स्ट्रक्चर का पता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का उन्हें आइडिया है तो टाइम कम लेंगे, ठीक है। दूसरी बात कॉस्ट कम होगी। ये बात समझ रहे हैं? इंटरनल रिसर्च की कॉस्ट हमेशा कम होती है। हम अपने एम्प्लॉयज की कुछ ड्यूटीज को कम करके उन्हीं को असाइन कर देते हैं कि आप ये काम मत करो और इसके बदले में मैं ये रिसर्च कर दूँ। और अक्सर तो हम क्या करते हैं पहले वाला काम भी कम नहीं करते, उसी के साथ एडिशनल काम दे देते हैं
कि आपने ये काम भी करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी टीचर से मैं कहूँगा तुमने कोर्सेज भी पढ़ाना है, साथ साथ तुमने मुझे रिसर्च भी कंडक्ट करके देनी है। ये बात समझ में आती है? जी सर। दूसरी बात, एक समझ आ एम्प्लॉयर गया। दूसरे एम्प्लॉयर को जानता है तो उसको जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेता है। एक्सटर्नल में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे एम्प्लॉयर एक्सेप्ट नहीं कर पाते किसी और को। ये लॉजिक क्लियर होती है? जी सर। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस लेवल भी ज़्यादा आ जाता है, ये भी इंटरनल का एक बेनिफिट हो जाता है। कॉस्ट कम हो जाती है, टाइम कम लग जाता है, रिजल्ट की इम्प्लीमेंटेशन बाद में करवा सकते हैं। ये सारे इसमें क्या आ गए, एडवांटेजेस में आ गए। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या होगा? पहला डिसएडवांटेज तो ये होगा, उस इंटरनल एम्प्लॉय का एक स्टीरियोटाइप तरीका है कंपनी को देखने का, वो न्यूट्रल होकर नहीं देखता। उसकी ऑलरेडी पहले से एक परसेप्शन बनी होगी जो रिसर्च की फाइंडिंग पे इम्प्लीमेंट मतलब असर डालेगी। ये बात समझ में आती है आपको? जी सर। दूसरी बात, कंपनी के जो पावरफुल एम्प्लॉयज है वो इस पर इन्फ्लुएंस करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं टीचर हूँ, मैं रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ और मुझे एचओडी के खिलाफ या डीन के खिलाफ कोई बात मिलती है तो आपका क्या ख्याल है? मैं रिपोर्ट करूंगा। मेरा जो हेड है उसके खिलाफ कोई बात होती है तो मैं रिपोर्ट करूंगा। मुझे होगा कि भाई रिसर्च की फाइंडिंग का तो कुछ होना नहीं, खामा खामा मेरी जॉब चली जाएगी। ऐसा होगा नहीं होगा? होगा सर, बायसनेस हो जाएगी तो ना। जो एक्सटर्नल है वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लेकिन जो इंटरनल है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जो पावरफुल लोग हैं उनसे। उसके अलावा पर्सनल रिलेशनशिप होंगे उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज के साथ, तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी करेगा, ऑब्जेक्टिविटी नहीं करेगा कि मेरा दोस्त है इसके खिलाफ कोई बात नहीं करनी। मिसाल के तौर पर एक्सटर्नल रिसर्च वाले ने देखा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मार्केटिंग की वजह से तमाम प्रॉब्लम हुई है। अगर कोई बंदा इंटरनल रिसर्च करता है वो इस फाइंडिंग में आता है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करेगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है वो तो मेरा रिलेटिव है, वो तो मेरा भाई है, अगर मैं ऐसी कोई बात करूंगा तो मेरे भाई की जॉब रिस्क में आ जाएगी। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी शामिल हो जाएगी, वो न्यूट्रल होकर नहीं कर रहा होगा। ये बात समझ में आती है? जी सर, यहाँ समझ तक आ गई। जी सर, क्लियर है। क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस की बेस पे ऐड कर सकते हैं। एक्सटर्नल रिसर्च का एक बेनिफिट क्या होगा? उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उनका सुबह शाम दिन रात का काम है, उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, डिफरेंट कंपनीज के लिए काम कर चुके हैं तो उनको पता है कंडक्ट कैसे करना है। इंटरनल वाले का एक्सपोजर कम है, उसने हमेशा एक ही लेवल पे एक ही जगह पे काम किया होगा तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों का उसको आइडिया ना हो। एक्सटर्नल रिसर्च वालों को सुबह शाम दिन रात का रिसर्च का काम है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर की एक्सेस उनके पास होगी। ये बात समझ रहे हैं? बहुत सारी स्किल्स उनके पास होगी जो पॉसिबल इंटरनल वालों के पास ना हो। ये क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी अपनी रिसर्च आउटसोर्स करती है एक्सटर्नल वाले को, तो एक्सटर्नल वाला पहले भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिसर्च कर चुका है, तो उसके माइंड में एक कंपैरेटिव एनालिसिस होगा। जब वो अपनी सजेशन दे रहा होगा तो उसने बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्ट्रक्चर्स भी देखे होंगे, वो ज़्यादा अच्छी सजेशन दे पाएगा कि फलां में ये काम होता था तो उन्होंने इस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। ये लॉजिक समझ में आती है? जी सर। इस तरह आप कॉमन सेंस यूज करके इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आगे चलें, जी सर, आगे चले। अगली हेडिंग क्या है? एथिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। क्या मतलब उस बात का? सर, एथिक इन बिजनेस इसका रिसर्च का मतलब ये मतलब है होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, या कोई भी आप रिस्पेक्टिव सोशल नॉर्म हो जिनका ख्याल रखा जाए रिसर्च कंडक्ट करते हुए। ये बात समझ में आ गई? यानी कि आसान जबान में आप कोड ऑफ कंडक्ट समझ लें, या आप ये कहते हैं रिसर्च करते हुए आपने जिन सोशल नॉर्म्स का ख्याल रखना है उसको हम क्या कहेंगे? एथिक्स। ये लॉजिक क्लियर होती है? यस सर। ठीक है, इसमें अब कुछ बातों का ख्याल रखना है आपने। एथिकल जो कंसिडरेशन होता है ना, इसकी एक पूरी कमेटी बनती है। इसका ख्याल सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं करना जो रिसर्च कंडक्ट कर रही है, स्पॉन्सर से भी करना है जो इस रिसर्च को स्पॉन्सर कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर होती है? जी सर। अच्छा, ये सवाल ये होता है किस पे लगेगी? ये रिसर्चर पे होगा, उसके लिए भी है, जो डेटा कलेक्ट करते हैं उनके लिए भी है, जो डेटा एनालिसिस करते हैं उनके लिए भी है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं पूरी टीम के लिए। इसकी एग्जांपल्स समझें तो ज़्यादा अच्छे से। डेटा कलेक्ट करते हुए आपने किसी से कहा कि भाई मैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करूंगा, आपकी आइडेंटिटी किसी के आगे डिस्क्लोज नहीं करूंगा, और बाद में वो ये काम कर देता है, तो ये अनएथिकल है नहीं है? हेलो, वेरी एथिकल है। ये बात सर, समझ किसी की
हाँ सर, किसी की प्राइवेसी को इन्वेट करना तो अनएथिकल है ना। डिपेंड करता है, अगर आपने उससे ये बात कही है कि मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये अलग बहस है। अक्सर हम डेटा कलेक्ट करते हुए उनसे ये कंडीशन लगाते हैं कि हम आपकी पर्सनैलिटी को शो करेंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह, तो मैं अगर किसी से डेटा कलेक्ट करता हूँ तो मैं उसे कहूंगा कि कोर्ट में ये बात मैं कहूंगा कि फला बंदे ने गवाही दी है, आपको देने आना भी पड़ेगा, आपकी आइडेंटिटी को शो किया जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम जो बिजनेस रिसर्च कर रहे होते हैं इसके अंदर अक्सर ये होता है कि हम सामने वाले से कहते हैं, अब जैसे ये व्हाट्सएप पॉलिसी का जो मसला बना है वो सबसे बड़ा मसला बना ही तो ये है कि लोग कह रहे हैं अनएथिकल हो रहा है। क्या आप हमारी इंफॉर्मेशन कैसे किसी कंपनी को आगे दे सकते हैं, हमारा नाम, हमारा एनआईसी नंबर, सब कुछ कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? ये बात समझ रहे हैं? तो एथिकल में होता है कि शुरू में वो आपसे साइन ले लेते हैं, तो अगर व्हाट्सएप भी शुरू में साइन ले लेगा तो ये भी अनएथिकल में काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपकी किसी की आप परमिशन के साथ ये काम हो बायोग्राफी रहा है। ये बात समझ रहे हैं? तो आपकी जिस तरह से परमिशन। किसी की बायोग्राफी जो होती है, आप जब किसी बायोग्राफी कंडक्ट करते हो तो उस टाइम पे भी आप जो है परमिशन देते हो सारी ना। जी जी। तो बस एथिकल के अंदर सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, जिसने रिजल्ट बनाने से उसके लिए रूल है, सबके लिए होते हैं। लिखने वाले के लिए होगा, डेटा कलेक्शन करने वाले के लिए होगा, डेटा एनालिसिस करने वालों के लिए होगा, स्पॉन्सर्स के लिए भी होता है। फार्मास्यूटिकल में तो बहुत ज्यादा होता है। फार्मास्यूटिकल में आपने अक्सर मूवीज देखी होगी, इससे केस स्टडीज पढ़ी होगी कि डेटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी अनएथिकल काम कर दिए जाते हैं। पता होगा आपको इस बात का। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊं, आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी सर। मैंने एक टैबलेट बनाई कोविड की, और मैंने कहा कोविड का इलाज करती है, तो मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए 100 बंदे चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है कि मैं कंपनी की तरफ से ना एक एक्टिविटी होती है, सोशल एक्टिविटी में होता है, इसका नाम मेरे एक सेकंड रिकॉल नहीं कर पा रहा, उसको कहते क्या है, ये CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका कंसेप्ट पता है आपको? तो मैं करूंगा जी क्या सर, कि पता है। किसी गांव में जाऊंगा और कहूंगा देखो मेरी कंपनी ने ना 2 करोड़ रुपए का CSR किया है। क्या किया है? फला गांव में जाके फ्री में टैबलेट्स दिए मैंने, ठीक है, फ्री में इलाज किया है, 2 करोड़ रुपए की टैबलेट मैं फ्री में बांट के आ रहा हूँ। अब मैं फला गांव में गया, मैंने उनको टैबलेट्स दी, ठीक है, उन सब की आइडेंटिटी को नोट किया, उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया। अब 3 महीने बाद मुझे देखना है कि क्या उस दवाई का रिएक्शन क्या हुआ है, ठीक हुआ है या कुछ और हो गया है। 3 महीने बाद मैं दोबारा से गांव में जाऊंगा, CSR के नाम पे दोबारा से उनका चेकअप करूंगा। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत सारी कंपनी से ड्रामेबाजी करती है। अफ्रीका चले जाते हैं मदद के नाम पे और कहते हैं कि अफ्रीका में लोगों को ये मसला है तो हम तो फ्री के इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम तो फ्री के टेबलेट्स दे रहे हैं। तो बेसिकली उनका पर्पस होता है डेटा कलेक्ट करना, उन्हें सैंपल चाहिए होता है फ्री में। अगर किसी बड़े शहर में करेंगे तो लोग तो केस कर देंगे, सू कर देंगे, करोड़ों रुपए लोगों को देने पड़ते हैं। तो वहां पे उन्हें फ्री के इंसान मिल जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये अनएथिकल में आएगा नहीं आएगा? सर जी सर, अनएथिकल। सर अनएथिकल में आएगा। तो फार्मास्यूटिकल और अनएथिकल में मेडिकल आएगा। के अंदर तो पूरी एक एथिकल कमेटी बनाई जाती है जिसमें साबित करना पड़ता है कि हमने डेटा कलेक्शन कैसे की है, सारे कंसेंट्स दिखाने पड़ रहे होते हैं। अगर उनको 1% भी डाउट हो जाए कोई इस तरह का एथिकल काम हुआ तो बंदा वैसे ही ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। जी इस सर। तरह जब एक्सटर्नल रिसर्च होती है उसमें भी तो बहुत कुछ हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक रिसर्च कंडक्ट की IBA के लिए, बाद में मुझे IUBM ने हायर कर लिया, तो ये एथिकल होगा कि मैं IBA के अंदर की चीजें IUBM की मैनेजमेंट को बताऊं? नो सर। नो जाहिर सर। बात है, मेरे प्रीवियस क्लाइंट है, अब मैं उनको खुश करने के लिए बताऊं कि भाई IBM में तो ये होता था, ये होता था, बस उनकी इंफॉर्मेशन शेयर करने बैठ जाऊं, क्या ये एथिकल होगा? नो। ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। क्लियर हो गया? हेलो। यस सर, क्लियर है। कोई क्वेश्चन है पूछें?